उसमें ट्रेड होता है, तो उस एक्सचेंज ऑफ ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। सो व्हेन वी आर इंडल्जिंग इन फॉरेन ट्रेड, चाहे हम गुड्स और सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं या हम दूसरी कंट्रीज से गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी एक्सचेंज और गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो किस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, किस दायरे में काम करती हैं, दैट वुड बी taught in this particular unit. So what we have to understand about legal framework, तो जब हम regulatory framework की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिस्टम्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, उन एक्ट्स की, गवर्नेंस की, कि जिस तरह से भी हमारा एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रॉमिस हुआ है वो हमारा लीगल डोमेन में हो और उस परफॉर्मेंस को, उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को हम परफॉर्म करें. सो व्हेन वी आर डूइंग विद इन आवर कंट्री, वी आर अबाइड बाय द इंडियन लॉज. When we are dealing with the other countries, so we are abide by the laws of that country as well. तो later stage पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कुछ गुड्स जो हैं हमारे यहाँ पे फ्री ट्रेड में आती हैं, बट वो दूसरी कंट्री में अगर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के अंदर हैं तो हम उस कंट्री के साथ उन गुड्स का ट्रेड नहीं कर सकते. सिमिलरली कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह के हमारे लीगल लॉज हैं, नॉर्म्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, ये नॉर्म्स किस किन एरियाज को गवर्न करते हैं, कौन कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी एक फॉरेन ट्रेड के अंदर आने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमने जब गुड्स दूसरी कंट्री में सेंड करनी है तो हम किसी भी तरह की बिजनेस फॉर्म के अंदर हो सकते हैं. हम एज एन इंडिविजुअल भी एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, प्रिक्योर भी कर सकते हैं, या फिर हम उन गुड्स को किसी और से लेकर हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, तो एज एन एक्सपोर्टर हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है. तो उन रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज का, फॉर्मेलिटीज के क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम वो ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस और प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में सीखेंगे. उसके बाद हमारे जर्नल प्रोविजंस आ जाते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड. फिर उसके बाद मेजर प्रोविजन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आ जाते हैं, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आ जाती है, पुरानी पॉलिसी के क्या रूल्स थे, फिर उसमें क्या चेंजेस हुए, अब जो हमारी लेटेस्ट पॉलिसी 2015-20 की है उसके अंदर हमारा क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या कौन से एरियाज में हमारा उसका थर्स्ट है, इसके बारे में हम सोचेंगे. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रेड में हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क या हमारा किस टाइम पे हमें उस पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम से आने का मौका मिला, या हमारा उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड किस तरह से हमारी इम्प्रूवमेंट हुई, उसके अंदर हमारा इफ़ यू रिमेंबर तो आपको याद होगा कि 1991 में हमारी ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हुई थी, जिसमें हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई थी. उससे पहले का अगर आप टाइम देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले, तो तब भी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो गुड्स एंड सर्विसेज को, हमारी इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट को बाहर भेजती थी. एंड इवन बाहर से जो गुड्स थी, बाहर के प्रोडक्शन थे हमारे इंडिया में आने शुरू हुए. उससे भी अगर हम पीछे चले जाएं तो बहुत पुराने टाइम पे, इफ यू रिमेंबर द टर्म्स बंजारास एंड ऑल, सो दे यूज्ड टू ट्रेवल in the countries or in the different countries, and they used to provide the different kind of goods, spices or handcrafted items. So exchange of goods and services is from the very beginning, but उसमें हर फेज के अंदर उस गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रेगुलेशन का सिस्टम डिफरेंट रहा. कुछ टाइम पे हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई एज अ गवर्निंग अथॉरिटीज, और किसी टाइम पे हमने किसी किसी गुड्स को लिबरल कर दिया. तो उन सारे प्रोसीजर्स को हमने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमारा आया उसके अंदर हमने उसमें चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए. जब हम बात करते हैं गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द अदर कंट्रीज, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ये पता है कि व्हेनेवर वी आर
transferring the goods to the other country, so we are earning a foreign exchange, foreign reserve. तो उस particular exchange के साथ हमारी country के economic growth में बहुत ज़्यादा contribution होता है. Along with this हमें ये भी पता है कि when we are earlier older days, all simple things were there. Even we were not aware of the McDonald's or these fast food items or the synthetic fibers or the machinery or technology. Nothing was there. So in the economic growth, when the goods were invited or goods were allowed to come in our country, the imports were allowed, so it has also helped in the economic growth. So अगर हमने goods को बाहर export किया, we found out that how the goods can be sent to the other countries, उन countries में goods की क्या demand है, how this can be absorbed, what are the legal procedure, how we can encourage our Indian manufacturers to enter into the export business. So from the export transaction, we got the foreign reserve, and from the import transaction, we could raise the standard of living or introduction of the technology or the new items in India. So foreign trade has given the twin objective or the benefit in both ways and helped to boost the economic growth. Similarly, when we allowed industrial policy came in 1956, and the major thrust was in the manufacturing of the goods in the country. So after that, slowly and gradually, when we reached to the 90s, the economy was going down. And that time it was realized that something different or something new is required to be introduced for the growth of the economy. And in 1991, the opening up of economy happened, wherein the major thrust was on the export of the goods. And initially, in the earlier era, in the 70s, 80s, there was restriction on the imports. But when there was the opening up of the economy, the imports were also allowed to happen, because that we wanted to have the technology from the other countries or the other economies, and we wanted that all the transaction which helps in boosting up our export, these should enter into our country. So there has been, different kind of, when we talk about the your फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, तो वो कैसे कंट्रोल करता है कि हर 5 साल के बाद आपकी नई ट्रेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है. तो उस ट्रेड पॉलिसी के अंदर कौन सी गुड्स एक्सपोर्ट होंगी, कौन सी गुड्स इंपोर्ट होंगी, कौन सी आइटम्स हमारे रिस्ट्रिक्टिव आइटम में आएंगी, कौन सी फ्री ट्रेड में आएंगी, कौन सी कैनलाइज आइटम आएंगी. ऑल दीज थिंग्स जो पॉलिसीज हैं वो हर थोड़े टाइम में उसके हिसाब से चेंज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. तो उस टाइम पे हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि हमारे पास इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बहुत शॉर्ट थे, हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग अप करी गई, सो देयर वाज a tremendous growth because there were foreign direct investments in our country as well. तो उससे हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हुई, इंडस्ट्री जो थी हमारी एक्सपैंड हुई, नई टेक्नोलॉजी आई. सो इट constantly helped us to boost the exports and managing with the imports requirement also. Then when we talk about the legal framework, तो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हमारे मेजरली 4 एक्ट आ जाते हैं. फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 जो रेगुलेशन एक्ट थी, लेटर ऑन 99 में कन्वर्ट होके फामा एक्ट बना, कस्टम एक्ट 1962 and Export Quality Control and Inspection Act 1963. So in acts के in basically ये जो 3 एक्ट्स हैं ये ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रेमवर्क को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ. जब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट की, तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट का जो मेजर रूल है, इसका मेजर रूल है कि किस तरह से आप फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो,
इंपोर्ट्स को आप फैसिलिटेट कर सकते हो और किस तरह से उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से बनती हैं और उसके अंदर हमारा फर्दर कंट्रोल होता है। जब हम बात करते हैं कि परमिशन फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इसके लिए हमें द पर्सन हूसोएवर wants to indulge in the export import business तो उसको एक importer exporter code number के लिए अप्लाई करना पड़ता है। then only the person can enter into this particular business। तो जब भी हम export business की बात करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस होता है that you have the intention to enter into the export business। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप उस पर्टिकुलर बिजनेस की एक एज अ एंटिटी आते हैं, चाहे आप एज अ सोल प्रोप्राइटर आए, चाहे एलएलपी आए, चाहे प्राइवेट कंपनी आए, किसी भी फॉर्म में बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब आप बिजनेस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप एक बिजनेस में आ जाते हैं, तब उसके बाद आपको पैन नंबर लेना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या रहेगा कि यू हैव टू टेक द पैन नंबर इन योर ओन नेम। तो उसमें आपका मेन, जब आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी इसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, चाहे वो आपकी पर्सनल है चाहे वो बिजनेस है, आपको उस सब पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। So GST will apply on all the transaction in case you are running the business as a sole proprietor. But when you run the business एज एन एंटिटी, चाहे वो एलएलपी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या कोई और फर्म के नाम पे है या पार्टनरशिप फर्म की तरह है, तो उस केस में जब आप पैन नंबर लेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम में लेंगे और जब आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे तो जो भी ट्रांजैक्शन आपकी उस बिजनेस एंटिटी के अंदर हो रही हैं उसी के ऊपर आपका जीएसटी अप्लाई होगा। तो आफ्टर गोइंग फॉर दिस PAN registration or existence of the business organization, PAN number, then GST, उसके बाद आपको export correspondence के लिए अपना if you want to enter into the export business आपको importer exporter code number लेना पड़ता है। उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में एंटर करते हैं कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या बायर के साथ जिसको भी आप अपनी गुड्स या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, तो आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो उस कम्युनिकेट करने के 3-4 तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट बायर के टच में हैं, आप उन्हें अपने प्रोडक्ट का सैंपल या प्रोडक्ट की डिटेल्स या अपने बिजनेस का ब्रोशर सेंड कर रहे हैं, या फिर आपने वहां पे किसी पर्टिकुलर एजेंट के साथ टाई अप किया है एंड दैट यू आर सेंडिंग योर गुड्स टू द एजेंट एंड देन एजेंट विल बी गिविंग द गुड्स फर्दर टू द कंज्यूमर। उसके अलावा अगर आपके किसी कंपनी के साथ टाई अप है या किसी और फॉर्म में टाई अप है तो आपको सबसे पहले अपनी एंटिटी का एक कॉरेस्पॉन्डेंस उस बायर के साथ, प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ करना पड़ता है दैट वी आर डीलिंग इन सच एंड सच प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, सो इफ दीज आर एज पर योर रिक्वायरमेंट देन इन दैट केस you can purchase these goods from us। so उसमें आप वर्चुअल सैंपल शो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या फिर आप उस पर्टिकुलर केस के अंदर you can send a sample, physical sample by courier to them to check if the particular product is acceptable to them or not, or you are having dealing through the overseas agent, so all these things are there। then when they agree to buy your product, then there are some kind of contract agreement happens where certain kind of negotiations, terms and conditions of the product are being decided। then after this we try to understand that whatever business we are doing in the regulatory regime of the trade policy and procedures as per the law। so that's why we have to understand दिस ट्रेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अदरवाइज अगर हम बिना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ गुड्स भेज देते हैं एंड दीज आर नॉट परमिसिबल, सो दीज विल बी कॉल्ड एज दी स्मगल्ड गुड्स, सो देयर कैन बी द पेनल्टी। बहुत बारी आपने देखा होगा कि इन इवन सम मूवीज आल्सो
that the people are, bringing certain goods from the other country which are not allowed, and these have been kept by the customs. So when we are not doing the things as per the law, as per the regulatory framework, so we may end into some trouble. So in that case, after obtaining, after entering into the agreement with them, फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि credibility of the buyer क्या है. हम यहाँ से goods परचेज करके या मैन्युफैक्चर करके सेंड कर देंगे, हमने कंसाइनमेंट सेंड कर दी, व्हाट इज द possibility of getting the money back from that particular customer? Because when you are dealing with the regular customer and you know the person, so you can deal, or you can give the goods safely. But one person who is in another country and we do not know the person personally, so in that particular case, again, the export import process requires the credibility issue. So उस केस में हमें लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी या उसके बेसिस पे हम काम करते हैं. उसके लिए हमारी जो ECGC की पॉलिसी है, दैट इज हमारी क्रेडिट पॉलिसी है, हमारी इंश्योरेंस है इसमें एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में. ऑल दीज ट्रांजैक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इन सब चीजों के बारे में हम आगे आने वाली यूनिट्स में डिस्कस करेंगे. So when we get into the particular transaction, so in this case FAMA we have already discussed कि हमारी इनिशियली जो रेगुलेटरी एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसको अब कन्वर्ट होके उसका नया नाम जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बन गया. बिकॉज द ट्रांजैक्शन विच आर डील्ड विद these are in the foreign currency. So foreign reserve और foreign currency का जहाँ पर भी involvement आ जाता है, तो वहाँ पे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आ जाता है. तो जितने भी हमारे फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, उसमें हमारे फामा के रूल्स हमारे अप्लाई होंगे. सो इट इज वन पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कस्टम्स एक्ट, सो कस्टम्स एक्ट टॉक अबाउट कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी इस पर्टिकुलर एक्ट से रेगुलेट होती हैं. हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पता होता है कि कौन सी गुड्स जो है हमारी कंट्री में आई, कौन सी गुड्स हमारी कंट्री से बाहर गई. देयर हैज बीन द प्रॉपर रिकॉर्ड, पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रॉपर रेगुलेटरी प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड. तो उस पर्टिकुलर चीज को रेगुलेट करने के लिए जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी कस्टम एक्ट 1962 के अंदर कवर होती हैं. और मेन पर्पस इसका होता है कि देयर आर नो अनऑथराइज्ड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज. सो उसके अलावा हमारा मेन पर्पस होता है कि जितनी भी हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई वो हमारी रिकॉर्डेड हो, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शन हमारी डाटा में इंक्लूड हो, हमें पता हो कि हमारी इस कंट्री से ट्रांजैक्शंस के साथ हमारी कितनी रेवेन्यू हुई है, किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ हमारी कितनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई हैं. सो वी विल फर्दर डिस्कस दैट देयर आर गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एजेंसीज दोज हु आर डीलिंग विद only maintaining this data and guiding the future exporters that where there is a scope of further exports. After this Quality Control and Inspection Act 1963, अब इस एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, तो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में क्या होता है दैट नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स और प्रोक्योरमेंट इज इन्वॉल्व्ड, बट it involves the complete process, a journey starting from the, we can say, from the exporter countries ending at the importer country. तो in between जितने भी expenditures होते हैं with respect to the you can say the cost of insurance, cost of transportation, whether the goods are going by ship or by air or by any other mode, that first they have to reach to the port बाय रोड एंड फिर बाद में वो शिप से गुड्स जा रही हैं, फिर शिप से वहां से फिर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं बाय रोड. तो पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस और इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में. सो वंस वी टॉक अबाउट द रेगुलेटरी नॉर्म और टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इट सेज कि जितनी भी हमारी एग्रीमेंट होता है दूसरी कंट्रीज के बायर के साथ, सो दे हैव सर्टेन स्पेसिफिकेशन while entering into the contract.
तो अगर हमारी गुड्स उन स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं करती हैं, then in that particular situation the buyer has the right to reject the consignment and to reject the goods. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर हमने सारा एक्सपेंडिचर कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली और गुड्स हमने सेंड कर दी दूसरी कंट्री में, एंड वहाँ पे लास्ट स्टेज पे जाके वो क्वालिटी के बेसिस पे रिजेक्ट हुई, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग टू द बायर। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारा जो रेगुलेशन एक्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट है, ये इंश्योर करता है कि जो भी स्पेसिफिकेशन हमारी बायर ने दी है वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन हमारी गुड्स के अंदर, हमारी जो हम कंसाइनमेंट सेंड कर रहे हैं वो सब उन कंडीशन को फुलफिल करता है। तो उसके लिए हमें एक इंस्पेक्शन करवानी होती है और उसके अंदर उस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के साथ, जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होने चाहिए, तो उसमें हमारा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट को ऐड करने के साथ हमारा जो है वी कैन शेयर इट विद द, वी कैन प्रोसीड with the shipment. So in that case, Export Quality Control Inspection Act plays a very, very important role. So it generally helps us that it reduces the possibility of rejection of the goods, it reduces the possibility of smooth conduct, it ensures that whatever terms and conditions have been specified by the buyer, all these requirements have been duly met. Then after that, when we talk about the export-import policies, before that, I would like to share the other screen. My screen is shared with you all now. Yes? Is it visible? Okay, so now you see that this is the unit 1. I hope most of you must be having the soft copy of this. The objective we have discussed, the introduction we have discussed, and if we talk about this Foreign Trade Development Regulation Act, so the objective we have discussed, Foreign Exchange Management Act is being discussed, then the Customs Act and Export Quality in Control Inspection is discussed. Then when we talk about the objective of the export-import policy, so in this case, we have the major objective, that is to promote exports and improve the your foreign exchange earnings. So whenever the policy is being made by the, we can say the authorities, so every 5 years this is being changed. So every 5 years, the policy is being changed. And when we talk about the policy, तो major thrust policy का क्या होता है over a period of time, to see that whether we need to, you know, improve the exports or we need to improve the imports, किस particular segment के अंदर हमें exports increase करने हैं, import increase करने हैं, या किन particular situation के अंदर हमें imports को regulate करना है। तो जो मेजर पर्पस हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का होता है वो होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का और फॉरेन अर्निंग्स को एक मैनेज करने का, कि हम किस तरह से अपनी फॉरेन अर्निंग्स को मैनेज करते हैं। तो अगर हम फॉरेन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व प्लस हो जाएगा, और अगर हमारे पास हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो गए और एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो हमारे पास हमारा फॉरेन डेफिसिट हो जाएगा। तो दैट्स अगेन लाइक expenditure and income relationship. So in this particular situation, the first objective is to promote export and the second objective is to regulate export whenever it is necessary for the purpose
to avoid competition among Indian exporter and ensuring domestic availability of essential items for mass consumption. It means कि जब हमारी अपनी कंट्री में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है और हम उसको अपनी कंट्री में अपने कंट्री के अंदर कंजम्पशन के लिए ना देके उसको एक्सपोर्ट कर दे, इट विल नॉट बी जस्टिफाइड. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टेक्स अ डिसीजन कि किन पर्टिकुलर गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किन पर्टिकुलर गुड्स को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. अदर देन दैट देयर कैन बी सर्टेन चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर हम बात करें पुरानी ट्रेड पॉलिसी दैट इज फ्रॉम 92 टू 97, तो इसके अंदर हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था, इफ यू रिमेंबर, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट opening up of economy in 1991 when we felt the requirement that something to be done for the growth of the economy. तो उस टाइम जब 92-97 की पॉलिसी बनी थी, उस टाइम की पॉलिसी में हमें कैपिटल गुड्स की एक्सपोर्ट के लिए हमारा इम्पोर्टेंस था और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमने इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट के लिए भी हमें उसमें हमने उसको एनकरेज किया. तो उस पॉलिसी के अंदर इनिशियली हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए और इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए. रीजन बीइंग, जब हम फर्दर आई थिंक इन IBO 3 यू विल बी स्टडिंग ऑल दी डेटाज एंड फिगर्स कि कितने हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट इस पर्टिकुलर पीरियड में एक्सचेंज हुए, कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ गुड्स थी हमारी जिसके अंदर चेंज हुए. तो उस टाइम पे हमारे मेजर जो थर्स्ट था इस पॉलिसी का, लाइसेंस को लीनियंट करना था, हमें और सपोर्ट करना था कि हम गुड्स को, मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज कर सके गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए. उसके बाद हमारे उसमें बिकॉज वी रिक्वायर्ड द टेक्नोलॉजी, वी रिक्वायर्ड द कैपिटल गुड्स, तो उस टाइम पे हमारा जो इम्पोर्ट था इन चीज़ों से रिलेटेड भी हमारा इंक्रीज हुआ. और उसके बाद अगर आप सेकेंड फेज ऑफ ट्रेड पॉलिसी की बात करो 1997 टू 2002, तो उसके अंदर हमारा फर्दर जो था एक्सपोर्ट लिबरलाइज हुआ बिकॉज इट वाज फेल्ट दैट कि अभी हमें इस एरिया में और काम करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें और ज़्यादा लिबरल होने की ज़रूरत है. तो लिबरलाइजेशन जो था वो उस टर्म्स में था कि जितनी भी हमारी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज थी, लाइसेंस लेने के प्रोसीजर्स थे जो बहुत हेक्टिक थे, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, उन सब चीज़ों को रिलैक्स कर दिया गया और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया. जब हमारी सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई तो उस पॉलिसी पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया गया कि दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दी raw material and part from the other country, we try to improve the manufacturing units in our own country. So it has helped in the industrial growth. और उस टाइम हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा जिससे उसको आगे सपोर्ट किया गया. अगर हम प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बात करें 1997 से 2002 की, तो उसके अंदर हमारी जो मेन ट्रांजिशन था उस the main transition was mainly to expand our global market and to receive maximum benefit by exporting the goods as well as by importing the technology. So उससे पहले हमारे यहाँ technology growth नहीं थी. If you talk about the internet, if you talk about the smart technological items, so in the last 20 years it has improved a lot. So it took nearly 91 to 2000, nearly 10 years it has taken to introduce these items. So in 97 to 2002 की पॉलिसी के अंदर मेन थर्स्ट जो था वो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को और एफिशिएंसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का था. उसके साथ साथ इंडस्ट्री और सर्विसेज के ऊपर भी काम किया गया. विद द हेल्प ऑफ दिस हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरर को कंपटीशन मिला. When new items have been imported from the other countries, they thought that there is scope in the market. So from that thing, they were able to compete, they were able to come up with the new ideas, new innovative ideas, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमारी quality of the goods improve हुई और उसकी quality improve होने के साथ हमारी जो goods थी
वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट हुई. सो दीज वर द मेजर रीजंस दैट द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स वर available at the reasonable prices, which resulted in the, you can say, the more growth in the economy. So after this, I have with me the industrial policy, trade policy, लेटेस्ट ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 to 20. उसका मैं आपको सॉफ्ट कॉपी जो है आई विल शेयर विद यू ऑन WhatsApp group itself, because it is not given in this particular your course material. So I will be sharing with you the course material. So I'll just tell you the brief highlights of 2015 to 20 पॉलिसी. तो जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं, बिकॉज द स्टिल वी आर इन द 2020 एंड द न्यू पॉलिसी इज येट टू कम. तो उसके अंदर हमारा जो मेन थर्स्ट था, वो हमारा मेन थर्स्ट था वर्ल्ड ट्रेड के अंदर अपनी कंट्री को एक लीडरशिप पोजीशन पे लाने के लिए. सो फॉर दैट थिंग हमें एक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हमारा स्ट्रेस आया. अगर आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो जिन प्रोडक्ट्स में हम ऑलरेडी डील कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को छोड़ के कुछ नई मार्केट और कुछ नई प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करना था. उसके साथ साथ नई मार्केट्स को भी देखना था, that the countries to which we are already exporting our goods, so what is the scope of exporting the goods to the other countries. So in this particular case we say that the main thrust was there to change the market and to change the product. After this there has been, you know, main challenge to come up with the new policy where we had the threat with respect to the environment. So in the other countries, most of the goods were rejected if the particular product or the raw material used is of that quality that this particular item is harmful to the environment. So again, the new policies, new raw material, new trends have come into existence. So uske baad hamara main jo change raha, if you know about, so there has been introduction of Make in India movement. There have been introduction of Digital India, Skill India, Startup India, Swachh Bharat, Export Promotion Mission. All these items have been included in the new trade policy of 2015 to 20. इसके अंदर जब हमने एक्सपोर्ट बास्केट को देखा तो उसमें हमें ग्लोबल कंपटीशन को अचीव करने के लिए, एज करने के लिए नए प्रोडक्ट्स, नई मार्केट्स के ऊपर काम किया गया. सो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैव बीन taken up very rigorously. After this, if we talk about the focus of the policy, so the focus of the policy is mainly to have the, in such a form that there is zero duty or concession in the capital goods. So in this particular case, the policy is there. Then after that, there has been the other policies or other thirst which we can discuss at a later stage. अब अगर हम बात करें registration formalities और export license की, in this up till this we have discussed three policies. Three policies में हमने discuss करा इसमें 92 से 97 की पॉलिसी, 97 से 2002 की पॉलिसी and 2015 से 20 की पॉलिसी, wherein the major changes are there. जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी की और एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग की, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू ऑब्टेन दी आईईसी नंबर. जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया कि अगर हमारे पास आईईसी नंबर नहीं है तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकते. जब हम आईआईसी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें अपना प्रोफाइल देना पड़ता है. Then the bank receipt is the fee is changed and then certificate from the banker of the applicant. उसके अलावा हमें 2 passport size photograph and this if you are NIR then the RBI approval is there and the declaration is also there that the applicant is not associated with a caution listed firm. Other than this, nowadays this particular transaction can be done online and we can apply going on the portal of the government. We can check these the requirements and we can upload and we can take the IEC number for our organization. Then after that there is requirement of registration ka
membership certificate. So any person who is applying for the license of import or export or any other benefit or concession duty or duty drawback, then in that case he is required to provide the registration cum membership certificate from any of the promotion councils, चाहे वो आपका commodity boards हो, चाहे वो आपकी exchange offer हो, आपका प्रोडक्ट डेवलपिंग अथॉरिटी है, या उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एक्सपोर्ट है, रजिस्टर्ड प्रमोटर है, तो किसी से भी आप आरसीएम से अपना रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं. आफ्टर दैट अगर हम डील कर रहे हैं किसी ऐसी गुड्स में जो रिस्ट्रिक्टेड हैं या प्रोहिबिटेड हैं या कैनलाइज्ड आइटम वो होती हैं जो एक सिर्फ गवर्नमेंट रूट से और एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन रूट से ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती हैं, सो उस इन दैट केस we need the special permission and special license to deal in these particular goods. फिर उसके बाद जब हम एक्सपोर्ट लाइसेंस की बात करते हैं, सो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर दैट हमें एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है, और उस एप्लीकेशन के जो अप्रूवल है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देता है. उसके बाद उन आइटम से रिलेटेड जब हमें लाइसेंस मिल जाता है, देन वी कैन डील विद द गुड्स ऑफ वी कैन डील विद दीज काइंड ऑफ गुड्स. Let me take a pause here.